प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हम CSS में बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यार कलर्स। तो कलर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कलर के लिए यार सिंपली हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज होती है। एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं यार कलर कितने तरह के हो जाते हैं, मतलब हम कैसे कैसे कलर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया यार कलर को यूज कर सकते हैं हम नॉर्मल कलर प्रॉपर्टी से, साथ में हम बैकग्राउंड कलर नाम का एक प्रॉपर्टी है उसको यूज करके किसी भी चीज का बैकग्राउंड दे सकते हैं। सिमिलरली यार हमारा बॉर्डर कलर होता है, तो बॉर्डर कलर के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर डैश कलर का, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर वैल्यू हम वही कलर वाले लिखेंगे और इससे हमारे बॉर्डर के अंदर कलर आ जाती है, ठीक है। अब यार देख लेते हैं यार क्या वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं कलर के लिए। तो सबसे पहले यार हम यूज कर सकते हैं कलर के नेम, और इसमें यार बहुत अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। इसमें कम से कम 140 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है और ये यार ब्राउजर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इसके बाद में आता है यार RGB का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लू। इसमें कुछ नहीं, हम इंटेंसिटी देते हैं हमारे कलर्स की, कितना हमारा रेड का इंटेंसिटी होगा, कितना ग्रीन का होगा, कितना ब्लू का होगा, और उसके मिक्सचर के ऊपर हमारा कलर वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ये इंटेंसिटी यार हम 0 to 255 के बीच में ही देते हैं, ठीक है। और साथ में यार इसमें RGB के साथ में हम A लिखते हैं और A के अंदर हम कुछ वैल्यू देते हैं जिससे ओपेसिटी डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और थोड़ा कम रखेंगे तो कम होगा। और सिमिलरली यार हम कुछ ऐसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि है हेक्स वैल्यू, ठीक है। तो हेक्स वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली हम सबसे पहले हैश लिखते हैं और फिर से वापस RRGGBB के फॉर्म के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखते हैं और इससे हमारा कुछ मिक्सचर बनता है और वो हमारे कलर को डिसाइड कराता है, ठीक है ना। तो अब हम यार कलर को यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यार मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और इसका नाम हम देंगे color.html। फिर इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा नाम है color.html और मैं CSS एग्जाम्पल जो कि हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी उसी में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पे मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ कलर इन CSS, ठीक है। अब यहाँ पे यार आप कलर की स्पेलिंग देखो तो COLOR है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना क्योंकि यार कलर की दो स्पेलिंग होती है, COLOR और COLOUR। अब यहाँ पे हम जब भी कोडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब में यार COLOR यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने COLOR लिखा है। तो अब हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर लिखते हैं हम एक H1 टैग से हेडिंग, और हेडिंग में मैं लिख रहा हूँ दिस इज हेडिंग, और फिर हम एक पैराग्राफ टैग से पैराग्राफ बना देते हैं और इसके अंदर भी लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। फिर इसे सेव करते हैं और जाते हैं हम इसको स्टाइल करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ इसे स्टाइल करने के लिए, और इसके अंदर हम सबसे पहले H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब H1 को सिलेक्ट करके यार इसके अंदर हमको कुछ कलर देना है तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं और फिर यहाँ पे मैं कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपको देखने हो कि यार यहाँ पे कितने कीवर्ड्स हैं। तो इसके अंदर यार VS कोड ने ऑलरेडी बता रखे हैं ये सारे कीवर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो गूगल कर लो MDN कलर्स, जिससे आपको यार वो MDN का CSS जो डेवलपर डॉक है वो खुल जाएगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे कलर वैल्यू पे अगर देखो तो यहाँ पे आपको सारे कलर के कोड और यहाँ पे कीवर्ड भी दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर दीजिए जो भी आपको कलर देना है। अब यहाँ पे मैं रेड कलर दे रहा हूँ इसको, तो मैं RED सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं इस P टैग को भी एक कलर देता हूँ। तो मैं P टैग को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे कलर दे देते हैं, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्राउन कलर दिया, सेव किया। अब जाते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ color.html और अब एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे दिस इज हेडिंग में रेड कलर आ गया है, दिस इज अ पैराग्राफ में ब्राउन कलर आ गया है ना। अब इसके अंदर हम हेक्स वैल्यू को लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे #FFFFF और फिर इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे ये FFF का मतलब है वाइट कलर, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना हो तो आप इस पे हवर कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप एक कलर पिकर आ रहा है। अब इसमें से आप अपना जो कलर है वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे सारे कलर्स है और यहाँ पे देखो तो आपके जो कलर की ग्रेडिंग है वो सारी है। यहाँ पे मेरे को रेड कलर की जगह मैं इस बार येलो दे रहा हूँ, तो अच्छा सा कोई येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे नीचे हमको एक और कलर देना है तो यहाँ पे फिर से मैं #FFF कर देता हूँ और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे फिर से एक कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो
मैं इस बार ग्रीन कलर ले रहा हूँ। ग्रीन कलर को मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से मैंने उसकी कोई अच्छी सी शेड ली और फिर मैंने इसे सेव कर दिया। और अब गए जाते हैं हम ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हेडिंग आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ आ रहा है और येलो और ग्रीन कलर में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर कुछ ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने देखा तो हमको 3 तरह की वैल्यू थी, RR, GG, BB, लेकिन अब इसके साथ में एक और वैल्यू जुड़ जाएगी जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो ओपेसिटी को, और मैं जितना कम करूँगा उतना हमारा जो कलर है वो लाइट होता जाएगा। तो मैं इसे कुछ यहाँ पे रख देता हूँ और फिर हम इस नीचे वाले को भी चेंज करके देखते हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत लाइट है तो मैं इसको ज़्यादा लाइट नहीं करूँगा, मैं यहाँ तक ला लेता हूँ और इसे सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हो यार एकदम लाइट टेक्स्ट के अंदर हमारी दिस इज अ हेडिंग लिखा हुआ है और दिस इज अ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा लाइट है ना। अब इसके अंदर हम RGB का यूज़ करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे RGB जो कि एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा RGB और यहाँ पे हमारा RGB तीनों आ गए। अब हमको इसके अंदर वैल्यू देनी है, तो पहले मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0, फिर मैंने दिया 0। अब इससे ब्लैक कलर हमारा आ जाएगा, लेकिन हमको ब्लैक कलर नहीं देना है, हमको कुछ और कलर देना है। तो फिर से मैं इसी पे हवर करूँगा और यहाँ पे हमारा कलर पिकर आ रहा है सेम स्टाइल के अंदर, और फिर से आपको यहाँ पे जाना है और कलर पिक करना है। तो इस बार मैं हल्का सा लाइट ब्लू टाइप का कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर हम कुछ भी अच्छा सा सेलेक्ट करके एक बार सेव करके देखते हैं। और यहाँ पे भी मैं एक और कलर दे देता हूँ पहले, ताकि हमको दोनों का कलर दिख जाए। और यहाँ पे मैंने पहले इसको ब्लू कलर ही दे दिया है, फिर मैं हवर करके इसको पर्पल दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने ऐसे किया और सेव किया और जाते हैं ब्राउजर में। तो आप देख सकते हो यार दिस इज अ हेडिंग अब ब्लू कलर में आ रहा है, दिस इज अ पैराग्राफ अब पर्पल कलर में आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा सेम जो ओपेसिटी चेंज करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे एक अल्फा वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 to 1 के बीच में आती है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे हल्का सा शेड कम कर लेता हूँ और इसकी मैं ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और अब सेव करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों हल्के हल्के से लाइट हो चुके हैं। ठीक है, बस यार ये था हमारा कलर प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे इसके अंदर वैल्यूज होंगे, आप एक एक के साथ में खेल के देख सकते हो कैसा आपका आउटपुट आ रहा है। और बस यार जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार हम कलर्स को यूज करते हैं CSS के अंदर। अब यार नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में यार सबसे पहले हमने देख लिया यार बैकग्राउंड कलर का तो हम यूज कर ही सकते हैं। सिंपली कलर को हमको वैल्यू के अंदर लिखना है, फिर साथ में यार वही ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है यार हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो बेसिकली यार हम बैकग्राउंड इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और इससे हम बैकग्राउंड के अंदर कुछ इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यार हम वैल्यू में लिखेंगे URL और उसके अंदर एक फंक्शन होता है यार ये URL, और उस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर URL है इमेज का वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यार हमारा आता है रिपीट। तो रिपीट से क्या होता है, बेसिकली हमारा यार अलग अलग जो इमेज है उसको हम रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, अब रिपीट के अंदर वैल्यू क्या आती है, तो रिपीट में X एक्सिस और Y एक्सिस अलग अलग एक्सिस में आपको रिपीट करवाना है। तो आप रिपीट डैश X या रिपीट डैश Y लिख दोगे और उस पर्टिकुलर एक्सिस में आपका वो जो इमेज है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है ना, अब साथ में यार इसमें नो रिपीट भी है जिससे आपका नो रिपीट होगा, मतलब रिपीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यार पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, तो बेसिकली आपका वो जो बैकग्राउंड है, मान लो आपने इमेज लगाया तो उसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो पोजीशन नाम के प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, तो कुछ यार इस तरह से हम बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं CSS के अंदर। तो अब हम यार बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो मैं यार VS कोड के अंदर आ चुका हूँ और फिर से हम वही हमारा न्यू फाइल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और उसका टाइटल देकर रख देते हैं। तो अब यार इसके अंदर हम सबसे पहले H1 टैग को यूज करके उसको एक बैकग्राउंड देके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ दिस इज हेडिंग और इसमें मैं साथ में बैकग्राउंड भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए हम स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं। तो उसके लिए मैं खाली बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, एक्चुअली हमको पहले सेलेक्टर का यूज़ करना होता है। मैं यहाँ पे अब H1 का यूज़ करके इसके अंदर एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा और फिर यहाँ पे कलर मांग रहा है तो हम यार कुछ ऐसा कलर लेते हैं जो कि ब्लैक के पीछे दिखे। तो मैं यार कोरल ले रहा हूँ और अब इसको हम यूज़ करके देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यार फिर से हमारा सर्वर क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा दिस इज द हेडिंग आ चुका है और पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी लग रहा है। ठीक है,
अब इसके अंदर यार हम इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए यार हम एक डिव का यूज़ करेंगे और डिव के अंदर मैं बेसिकली एक बैकग्राउंड डाल रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड और फिर हम उसको एज अ क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमको फिर से वही हमारा h1 का यूज़ करना है, तो मैं इस h1 को इसमें डाल देता हूँ और फिर हम यहाँ आते हैं और डिव के अंदर यहाँ पे हमारे स्टाइल के अंदर सॉरी लिखेंगे बैकग्राउंड और फिर इस बैकग्राउंड के अंदर हमको यार कुछ इमेजेस डालनी है, तो हम उसके लिए यार बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमको एक इमेज की लोकेशन डालनी है। तो सबसे पहले तो यार मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं गूगल में जाके कोई इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस इमेज को हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं सेव एज और फिर कहाँ हमको सेव करना है, तो बेसिकली यार हमारा यहाँ जो फोल्डर है उसके अंदर हमको सेव करना है, जो कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है CSS एग्जाम्पल। ठीक है, और इस इमेज का मैं नाम रख रहा हूँ कॉपीराइट या फिर IMG रख देते हैं और फिर से सेव करता हूँ और फिर इसको क्लोज करते हैं और जाते हैं हमारे यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे इमेज के अंदर अब हमको URL देनी है। URL के लिए यार हम URL नाम का एक जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा इमेज का नाम या फिर लोकेशन जो भी हमारे इमेज की है। तो हाल फिलहाल यार ये सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं img.jpg का यूज़ करूँगा और जैसे ही मैंने इसका यूज़ किया आप यहाँ पे अगर आओ तो आपको यार यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली यार हमको इस डिव के अराउंड कुछ हाइट भी देनी होगी, तो उसके लिए हम इस डिव को तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, अब इसको कुछ हाइट दे देंगे जिससे कि इसकी कोई वैल्यू जो भी हमने दी है वो दिखने लगे। तो यार यहाँ पे मैंने हाइट दी इसको 100 पिक्सल्स और विड्थ दी मैंने 100 पिक्सल, तो अब इसकी कोई साइज़ है और जैसी इसकी साइज़ है वैसा उसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब क्योंकि यार हमने H1 को ऑलरेडी बैकग्राउंड दे रखा है, इसलिए हमारी वो जो दूसरी वाली बैकग्राउंड इमेज है वो नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यार यहाँ पे इस हाइट को और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा H1 जो है उसके अलावा जो भी कंटेंट है वो भी दिखने लगे। तो मैंने 1000 कर लिया, तो जैसे मैंने 1000 किया आप यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ आपकी इमेज दिख रही है। और अब अगर मैं इस H1 में से भी बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो हमको यार वो इमेज H1 के पीछे भी दिखने लगेगी। तो जैसे मैंने H1 के पीछे से हटाया तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी इमेज H1 के पीछे भी दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखो तो दो इमेज आ रही है और यहाँ पे हर इमेज के साइड में भी एक इमेज आ रही है, ऊपर नीचे साइड में हर जगह इमेज आ रही है। क्यों? क्योंकि यार ये इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, और उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं नो रिपीट का यूज़ करूँगा जिससे आप देखोगे खाली हमारी एक ही इमेज आ रही है ना। और फिर अगर आप चाहो तो इस इमेज की साइज़ को भी बदल सकते हो हमारे बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी से। तो उसके लिए यार हम बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज़ और उसके अंदर हम साइज़ डिफाइन कर देंगे। तो मैं 100 पिक्सल्स करके देखता हूँ एक बार, तो यहाँ पे यार छोटा सा इमेज आपको दिख रहा है, इसको हम 400 पिक्सल्स कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अच्छे से हमारा बैकग्राउंड साइज आ रहा है ना। इस चीज़ को यार हमने रिपीट करके देखना है, तो यहाँ पे आप रिपीट लिख दो और अगर हम रिपीट लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे रिपीट होगा। और अगर हम वाई एक्सिस में रिपीट करना चाहे तो रिपीट वाई करेंगे और अगर हम एक्स एक्सिस में रिपीट करना चाहे तो एक्स लिख देंगे और फिर सेव करके अगर आप देखो तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। अब यार इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। उससे क्या होता है, उससे बेसिकली यार ये जो हमारी इमेज है वो फिक्स्ड या स्क्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली फिक्स्ड का मतलब है कि तो वो चिपकी हुई रहेगी या फिर वो आपके कंटेंट के साथ में मूव करेगी। कैसे, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स्ड रखूँ और इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यार ये हमारा जो हेडिंग है वो ऊपर जा रहा है और हमारा जो इमेज है वो नीचे आ रहा है साथ में हमारे कंटेंट के। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक पैराग्राफ ओपन करके उसके अंदर कोई रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ। तो मैंने लिखा लॉरेम और यहाँ पे मैं 100 वर्ड्स लिख देता हूँ और फिर हम देखें तो यार यहाँ पे हमारा ये जो टेक्स्ट है वो आ रहा है और जैसे ही मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे ये साथ में मूव कर रहा है। और एक बार इसको और 2-3 कॉपी करके देख लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आप अगर देखो तो इसको आप जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, साथ में वो जो हमारा इमेज है वो भी नीचे आ रहा है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल में कन्वर्ट कर दूं जो कि हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट है, उसको मैंने लिखा है स्क्रॉल, तो अब वो साथ में स्क्रॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ऊपर जा रही है अब, ठीक है।
अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन, तो उसका यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, और इसमें अगर हम सेंटर का यूज़ करें तो हमारी ये जो इमेज है वो इस बैकग्राउंड की हाइट और विड्थ के सेंटर में आ जाएगी। कैसे, तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो इसकी हाइट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ नीचे तक एंड होती है, तो उसके सेंटर में हमारा ये जो इमेज है वो आ रहा है। अब एक बार इसको हम नो रिपीट कर देते हैं ताकि ये रिपीट ना हो, और फिर अगर हम देखें तो ये हमारे सेंटर में खाली एक इमेज आ रही है। ठीक है, उसी तरह से यार इसमें कवर या और भी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड पोजीशन पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। तो एक बार उनको यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टॉप और सेव किया, तो एक बार हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे टॉप में आ रही है। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ बॉटम तो ये चीज़ हमारी नीचे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कोई साइज़ दोगे तो उस हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब यार ये थे कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और उसके वैल्यू जो कि हमने देखे। तो आगे बढ़ते हैं और वह हम देखें